पे जो ये है आदर्श, यानी हमने जो है यहाँ इसका, यहाँ ये जो है आदर्श, ठीक है, ये हुआ आदर्श। अब यहाँ आइए देखिए, इसका उच्चारण हम करते हैं आदर्श, ये आदर्श नहीं हुआ। अब वैसे ही यहाँ हम आगे देखते हैं आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ हम वा के बाद र का उच्चारण, रेफ का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रेफ का उच्चारण होना चाहिए आशीर, ठीक है ना। यहाँ देखिए आशीर तब वाद, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि लिपि का हमें अधूरा ज्ञान होता है कि कहाँ र लगाना है, कहाँ हम उच्चारण कर रहे हैं, और कहाँ रेफ, कहाँ जो है उसको हमें लिखना है, जैसे गृह, ग्रह का गृह लिखना इत्यादि। अब जो है दूसरे नंबर पे असावधानी। कहावत प्रसिद्ध है कि जल्दी काम शैतान का, अतः जल्दी जल्दी लिखने के कारण हम कभी कभी क्या करते हैं, वर्तनीगत भूले असावधानी के कारण बहुधा हमसे हो जाती है, और यही चीज़ हमारे बालकों में भी होती जाती है। असावधानी के कारण हम लिख जाते हैं संदेश को सदेह, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि को लिख गए, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अब देखिए जहाँ न पहुँचे रवि, ठीक है, यानी सूर्य जहाँ नहीं पहुँचते हैं वहाँ कवि जो अपनी सोच, अपनी विवेक से वहाँ उस बात को अपने कलम के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं। अब यहाँ हम उसको कैसे लिख देते हैं, उल्टा हो जाता है कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। तो वही चीज़ है, कवि और रवि में जो है हम असावधानी बरतते हैं, और यहाँ हमसे जो है वो त्रुटियाँ हो जाती हैं, वर्तनी की त्रुटियाँ हो जाती है, और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आइए तीसरे नंबर को देखते हैं, पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का अभाव। विस्तृत अध्ययन तो वैसे ही करना चाहिए, है ना, तो लेकिन हम उसको कम करते हैं। हमें हर वो पॉइंट का विस्तृत अध्ययन करने से उसमें जो है हमें नवीन जानकारियाँ मिलती हैं, या हम जो थोड़े बहुत जानते हैं उसमें विस्तृतता आती है। तो आइए देखते हैं, विस्तृत अध्ययन के अभाव के कारण जो है शब्द भंडार की भी सीमित रह जाता है, अतः शब्द से अपरिचित होने के कारण वर्तनीगत भूलें हो जाती है। जैसे संदर्भ को हम सदर्भ, ठीक है, या संदर्भ लिखा जाना, पार्श्व को पार्श्व लिखा जाना। चौथे नंबर पे है शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूलों का सुधार न करना। आजकल एक एक कक्षा में अधिक संख्या में विद्यार्थियों के होने की वजह से प्रत्येक वर्तनीगत भूल सुधार मौखिक व लिखित रूप से नहीं हो पाती है। क्या है कि हम शिक्षक कभी कभी क्या करते हैं वहाँ पे कि शिक्षक इतने सारे बच्चे होते हैं कि उनकी कॉपियाँ बारीकी से हम करेक्शन नहीं करते हैं, अशुद्धियों को हम जो है वो अंडरलाइन नहीं करते हैं, और इसी कारण जो क्या होता है कभी कभी वो बच्चों की आदत में पड़ जाती है, और वही अंततः उनकी लिखावट में वर्तनी की अशुद्धता बनी रहती है। पांचवें पे है प्रांतीय प्रभाव। हमारा देश बहुभाषा भाषी है ना, बहुभाषा भाषी है, और समस्त भाषाओं का उच्चारण, ध्वनि, पठन जो है ना भिन्न भिन्न है। बोलना, ध्वनि जो हम उच्चारित करते हैं तो ये सारी अलग अलग है। कभी कभी बालक की मातृभाषा का प्रभाव भी हिंदी का उच्चारण सीखते समय हो जाता है, और उसे वर्तनीगत भूलें होने लगती है। जैसे समुद्र का समुंदर, प्रताप का प्रताप, स्टेशन का स्टेशन, राजेंद्र का राजिंदर, और इत्यादि। और जो है बहुत सारे ऐसे शब्द जो है ना हम अक्सर ही उसको हम लोग जो मतलब हमारी क्षेत्रीय मातृभाषा जो होती है, उर्दू, भोजपुरी हो, जो भी हो, उसमें हम क्या करते हैं कि अंतर हम देखते हैं, और जो हिंदी में भी हम उसे प्रयोग करने लगते हैं। तो इससे भी वर्तनी पे ही क्या होता है कि भूल होती है, गलतियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। 6 नंबर पे उर्दू, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का प्रभाव। उर्दू और अंग्रेजी भाषा व अन्य भाषाओं ने हिंदी भाषा के उच्चारण को और भी अशुद्ध और प्रभावित कर दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए कि अंग्रेजी ध्वनि आधार पर उसमें प्रभावित होकर हम बुद्ध के स्थान पर बुद्धा, उर्दू से परिभाषित होकर ऋतु को ऋतु कहने लगते हैं, गुप्त से गुप्ता, असम से असम, योग से योगा आदि का प्रयोग करना अंग्रेजी भाषा का ही प्रभाव है। आइए 7वें नंबर पे देखते हैं कि वर्तनियों की अशुद्धता का कैसे प्रभाव पड़ता है। शब्दों के संबंध में सर्वमान्य मत व एक रूपता का प्रभाव हिंदी में बहुत
ऐसे देश शब्द है जिनकी व्युत्पत्ति से संबंधित कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, जिसका परिणाम होता है अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। मतलब हम जिस क्षेत्र भाषा में अपनी तरह से गा लेते हैं, जिसको लोग पहचान जान लेते हैं, तो उनका वो अपना अपना राग होता है, यानी अपनी डफली और अपना राग होता है। कोई कैसे उच्चारण करता है वह लिखता है, तो कोई दूसरी तरह से बोलता वह लिखता है। भाषा विकास व एक रूपता के अभाव में ये शब्द अनेक रूप धारण कर लेते हैं, जैसे चाहिए चाहिए, हुए हुए, लिए लिए, निरोग निरोग। ठीक है, अब जो है अशुद्धियों का 8वां पॉइंट हम देखते हैं कि अशुद्ध उच्चारण। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है, जैसे यह भाषा बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, अतः अशुद्ध उच्चारण की अशुद्ध वर्तनी ही परिणति हो सकती है। जैसे है कि यदि हम अस्तित्व बोलते हैं तो शुद्ध, तो लिखेंगे ही शुद्ध ही, और अगर अशुद्ध रूप लिखते हैं तो वो अशुद्ध है। हमारी हिंदी में जो हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, उसी को हमें लिखना होता है। जैसे रविंद्र बोलकर ऐसा लिखते हैं तो शुद्ध है रविंद्र। ठीक है, 9वें नंबर पे है व्याकरण की अनभिज्ञता। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग व वचन इत्यादि के ज्ञानाभाव के कारण बहुत सी वर्तनीगत भूलें हो जाती हैं। जैसे उज्ज्वल के बदले उज्ज्वल लिख जाना, है ना। अनेक बहुवचन का भी हम क्या करते हैं कि उसका भी हम बहुवचन बना देते हैं। जैसे अनेक तो स्वयं में बहुवचन है ना, लेकिन हम अनेक का बहुवचन बना क्या देते हैं, अनेकों, जो कि बिल्कुल गलत है। 10वें नंबर पे आइए, उच्चारण की विषमता के कारण अशुद्धियाँ। यद्यपि हिंदी भाषा में अपेक्षाकृत अन्य भाषाओं के विशेष रूप से जैसे अंग्रेजी में, इसमें जो है अनियमितताएं कम है, फिर भी कुछ ध्वनियों का उच्चारण कठिन है, जैसे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण की कठिनाई की वजह से वर्तनीगत भूलें हो जाती, जैसे व्यवहृत, है ना, पाशर्व, विद्यादयन, है ना, विद्यादयन। और इन सारी अशुद्धियों को सुधारने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, 1 नंबर पे है कक्षा में अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। दूसरे नंबर पे है कि कक्षा में अधिकाधिक खड़ी बोली का प्रयोग करना। और तीसरे नंबर पे है छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराना। चौथे नंबर पे है यथासंभव सुलेख और श्रुतिलेख का अभ्यास कराना। 5वें में है व्याकरण नियमों का ज्ञान कराना तथा रूप रचना का ज्ञान देना। 6ठे नंबर पे है समान उच्चारण वाले शब्दों का अंतर समझाना बच्चों को। 7वें नंबर पे है हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करना। 8वें नंबर पे है भ्रमपूर्ण शब्दों की सूची तैयार कर उनके शुद्ध लिखने का जो है अभ्यास भी कराना। 9वें नंबर पे है गद्य पढ़ाते समय वर्तनी शुद्धता पर विशेष बल। 10वें पे है लिखित कार्य की त्रुटियों का सुधार करना। 11 नंबर पे है वर्तनीगत भूलों के निराकरणार्थ अभ्यास मालाओं का प्रयोग। 12 नंबर पे है नैदानिक परखों द्वारा कठिनाई के स्थलों की जानकारी व उपचारात्मक शिक्षण। 13 नंबर पे है सावधानी से पढ़ने और लिखने पर बल देना। 14 नंबर पे है अनुलिपि और श्रुतिलेख द्वारा शुद्ध वर्तनी का अभ्यास कराना। 15वें नंबर पे है विद्यार्थियों की कठिनाइयों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। 16 नंबर पे है वर्तनी शिक्षण हेतु दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना। 17 नंबर पे है खेल पद्धति द्वारा वर्तनीगत शुद्धता का ज्ञान कराना। खेल में हम उसको वर्तनी का ज्ञान कराएं। 18 नंबर पे है सावधानी से लिखने की प्रेरणा देना। 19 पे है लिपि का पूर्ण तथा स्पष्ट ज्ञान कराना। 20वें नंबर पे है कठिन शब्दों को श्याम पट पर लिखकर सामूहिक रूप से समस्या निवारण किया जाए। 21वें नंबर पे है शारीरिक दोषों का उपचार कराना, जैसे हकलाकर तुतलाकर, जैसे वो कभी कभी क को त कहना, है ना। तो इन सारी उच्चारण को वही कह रहा है कि शारीरिक उच्चारण जो है शारीरिक दोषों के द्वारा कुछ समान उच्चारण वाले वर्णों के अंतर को स्पष्ट करना, जैसे श, स, दंस, मूर्धन्य स, घ, ध, ये जो अंतर वाली जो है उसको हम क्या करें, उच्चारण कराएं और उसको बताएं कि कैसे हम श, स और दंस, ये चीज स,
है ना। 23 नंबर पे है शारीरिक दोषों का निवारण करना। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम अपनी वर्तनी शुद्धियों को क्या करते हैं कि उनका कारण समझ पाते हैं और उनका निवारण का उपाय हम इस प्रकार से हम उनको दूर कर सकते हैं। थैंक्स।